हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए कि इस क्लास का डेटा आपके सभी एग्जाम के लिए सफिशेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास का डेटा मैं भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि ये क्लास में जितना भी डेटा मैं आपको कराती हूँ करंट अफेयर का, तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं है, बल्कि मैं आपको इतना सेलेक्टिव डेटा है कि जो आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, चलिए, डेली आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर मिल जाएगा। आपका खुद का चैनल जा करके सब्सक्राइब कर लेंगे या ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल भी आपका खुद का है। ठीक है, जो बच्चे स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लास्ट तक देखेंगे। क्लास अच्छी लगती है तो, पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। चलिए, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 1। पहला सवाल है कि हाल ही में आइंस्टीन वलय, ठीक है, आइंस्टीन वलय की खोज किसने करी है? आइंस्टीन वलय की खोज, इसको डिस्कवर नासा ने किया है आइंस्टीन वलय को, या रोस्कोसमोस ने किया है, जाक्सा ने किया है, या फिर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। अगर यहाँ पे आइंस्टीन वलय की अगर मैं बात करूँ, क्या चीज़ है ये है, देखो यहाँ पे आइंस्टीन वलय की बात करी जाए कि जो आइंस्टीन वलय है या आइंस्टीन रिंग, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ आइंस्टीन रिंग की, आइंस्टीन रिंग, देखो अगर आइंस्टीन की बात करूँ तो एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है आइंस्टीन, और रिंग क्या है? रिंग है वलय। ठीक है, चलिए, सबसे पहले अगर बात करूँ कि भाई ये है क्या चीज़, सबसे पहले देखो अगर बात करें कि ये है क्या चीज़, तो ये जो है आकाशगंगा के चारों ओर के जो वलय हैं वो हैं। है क्या? अगर बात करें कि ये क्या चीज़ है, तो जो आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा के जो चारों ओर के वलय हैं, आकाश गंगा के चारों ओर जो वलय हैं, ठीक है, उनकी बात करें, उनको बोला है आइंस्टीन रिंग। ठीक है, अब दूसरी बात ये बनती है, दूसरा सवाल कि इसको खोजा किसने है, इसको डिस्कवर किसने किया है? तो इसको जो खोजा है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा खोजा गया है, यानी कि जो हमारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसने इसको खोजा है। आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको खोजा है। अब देखो तीसरा सवाल क्या बनता है कि भाई जो ये आकाशगंगा है, अर्थ से, पृथ्वी से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? अगर बात करूं कि भाई इसकी जो दूरी होगी, दूरी कितनी होगी, बहुत बड़ी दूरी है, तो इसीलिए हम इसको किस में मेज़र करेंगे, किस में मापेंगे? इसको मापेंगे हम प्रकाश वर्ष में, है ना। तो ये जो है आपकी 590 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी होगी। ठीक है, 590 मिलियन प्रकाश वर्ष की जो है इसकी दूरी होने वाली है। ठीक है, तो इनमें से देखो 3-4 सवाल बनेंगे, आपको जिस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपको सारे फैक्ट याद करने हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट मैं आपको बताती नहीं हूँ। आंसर होगा ऑप्शन डी, जहाँ तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है इतना बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि भाई ये जो आकाशगंगा है इसके बारे में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। इम्पोर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है साइंस एंड टेक के सवाल कहीं ना कहीं हमारा पीछा करते रहते हैं, और जो हमारे साइंस के सवाल होते हैं वो भी। देखो, हाल ही में चर्चा में रही है इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस, एक प्रोसेस है इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, या इसका संबंध किससे है? यानी कि इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस जो है ये एक नई प्रजनन की तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव की, या टीका निर्माण की एक नई विधि है, मेथड है, यानी कि वैक्सीन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन का एक मेथड है, या फिर ये एड्स का उपचार है, ट्रीटमेंट है एड्स का, या इनमें से कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस की, तो है ये इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो ये क्या चीज़ है, ये जो है इसका सही सिंपल आंसर होगा कि ये ना एक नई तकनीक है या टेक्नोलॉजी है रिप्रोडक्शन की या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ तो कैसी टेक्निक है? देखो एक चीज़ समझो कि अभी तक जो हम एक टेक्निक देख रहे थे, आईवीएफ टेक्निक, कौन सी थी? आईवीएफ। आईवीएफ टेक्निक मुझे लगता है कि जहाँ तक जितने स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, नहीं पता है तो चलिए मैं बताती हूँ। आईवीएफ टेक्निक है क्या चीज़? देखो अगर मैं कभी भी यहाँ पे क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करती हूँ, तो सिंपल सी बात समझ में आती है कि एक मेल होता है और एक होता है फीमेल। ठीक है, यानी कि जो मेल की बात करूँ कि जो मेल है, अगर इसके स्पर्म की बात करूँ मेल, और फीमेल का जो एग है इसकी बात करें, है ना, ओवम,
तो यहाँ पे जो मेल स्पर्म है एंड जो फीमेल का जो ओवम होता है, इन दोनों को जो है क्या करा जाता है कि मैं कहूँ कि एक कांच की परख नली में, यानी कि मेल से स्पर्म निकाल लिया, फीमेल से जो है ओवम निकाल लिया, इन दोनों की स्पर्म को और फीमेल के जो ओवम है दोनों को निकाल करके एक परख नली में, कांच की एक नली में रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है, यानी कि जो निषेचन है वो हो जाएगा परख नली में, और उसके बाद में, निषेचन के बाद में जो ये भ्रूण बना है इसको किस में, यानी कि डेवलप होगा ये, या पूरे तरीके से जैसे बेबी का प्रोसेस होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है नॉर्मल तरीके से, यानी कि सिर्फ निषेचन किया जाएगा परख नली में, और उसके बाद में इसको ट्रांसपेरेंट कहाँ कर दिया जाएगा, इसको जो फीमेल है, इस फीमेल का जो प्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे इसको कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे सिर्फ हमने मेल और फीमेल का जो मैं कहूँ कि स्पर्म और मेल का जो फीमेल का जो है ओवम का इस्तेमाल किया है। अब यहीं पर दूसरी टेक्निक आती है आईवीजी, यानी कि जिसको मैं पढ़ा रही हूँ इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, ये है आपकी दूसरी टेक्निक है आईवीजी। मैंने अभी आपको आईवीएफ क्यों पढ़ाया, आईवीएफ इसलिए पढ़ाया था क्योंकि जो आईवीजी टेक्निक आई है, टेक्नोलॉजी आई है, ये कहीं ना कहीं आईवीएफ से ही रिलेटेड है। अब देखो, मैं आपको बताऊं, अभी तक आपने देखा होगा कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अगर किसी भी व्यक्ति का स्टेम सेल मौजूद है तो आप उस व्यक्ति का पूरा बॉडी का कोई भी पार्ट आप आराम से उसको बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कभी किसी का स्टेम सेल है रखा हुआ है, वैसे सुविधा तो खैर हॉस्पिटल में ही है, तो अगर किसी का स्टेम सेल रखा हुआ होता है और मान लिया उसका हाथ या पैर कुछ भी अंग विहीन हो जाता है, तो वो दोबारा से अंग उसका एज इट इज़ उग के आ सकता है ना। तो वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक है कि भाई स्टेम सेल के द्वारा ही, सिर्फ स्टेम सेल के द्वारा ही आप एक नए बेबी को बना सकते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से आईवीएफ से बना रहे थे, वही आपकी आईवीजी टेक्निक है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये आईवीजी टेक्निक की मैं बात करूं, आईवीजी टेक्निक क्या है। आईवीजी टेक्निक में देखो, सीधी सी बात है कि एक तरफ आईवीजी में भी दोनों चीजें आएंगी, एक तरफ आएगा मेल, है ना, और एक तरफ आने वाला है फीमेल, मेल आने वाला है और एक तरफ आने वाला है फीमेल। मेल का जो स्पर्म होता है और जो फीमेल का जो एग होता है, यानी कि ओवम होता है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों को अलग से नहीं लिया जाएगा कि मेल से हमने स्पर्म अलग लिया, फीमेल से हमने एग या जो ओवम है वो अलग लिया, नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस टेक्निक में क्या होगा, इस टेक्निक में दोनों, यानी कि जो स्टेम सेल है, यहाँ पे स्टेम सेल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब दोनों की जो चीज़ें हैं वो अलग नहीं ली जाएगी, बल्कि स्टेम सेल का इस्तेमाल करके, स्टेम सेल को यूज़ करके क्या करेंगे, सिंपल निषेचन हो जाएगा, और निषेचन होने के बाद में इसको जो है शिशु को माँ के गर्भ में जो है यहाँ पे रख दिया जाएगा। और जैसे जैसे ही आईवीएफ टेक्नोलॉजी से बच्चे ने जन्म लिया था, वैसे ही यहाँ पे होने वाला है। तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, आईवीएफ में क्या था, आईवीएफ में दोनों की ज़रूरत थी, बल्कि आईवीजी में जो है सिर्फ और सिर्फ जो स्टेम सेल है उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये क्या है, एक नई जो है टेक्नोलॉजी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बताया है कि इन विट्रो जो जेमेटेसिस प्रोसेस है, यहाँ पे देखो, इधर एक मेल लेंगे एक फीमेल है ना, बिल्कुल, यानी कि जो आईपीएस सेल हैं, आईपीएस सेल दोनों में लेंगे, और जो फीमेल है उसके एग्स एंड जो मेल है इसका स्पर्म, और इसको आईवीएफ प्रोसेस में रख देंगे। ह्यूमन जो एम्ब्रॉयज है, ह्यूमन एम्ब्रॉयज बन जाएगा, ठीक है, एंड जो फीमेल प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल नंबर 3। हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील, ये कहाँ पर स्थित होगी, वरुण सागर झील। अच्छा, ये वरुण सागर कौन सी झील आ गई, हाँ, वरुण सागर झील आपने आज से पहले मुझे लगता है नहीं सुनी होगी, क्योंकि वरुण सागर झील में भाई इसका नाम चेंज हुआ है। जब से आपको पता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि जब से बीजेपी पार्टी बनी है, तो बीजेपी पार्टी ने अपनी बहुत सारे नाम चेंज कर दिए हैं, और इतने नाम है कि आपको एक कॉपी में अलग लिखने चाहिए, है ना। तो ये जो है वरुण सागर झील राजस्थान में होगी, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर हरियाणा में। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे वरुण सागर झील के बारे में, तो ये हो जाएगी राजस्थान में। राजस्थान में 2 प्लेस हैं, देखो, एक तो है आपकी वरुण सागर झील, ठीक है, एक है जो आपका वरुण सागर झील है। अगर इसकी बात करूं वरुण सागर झील की, तो वरुण सागर झील का भी नाम चेंज कर दिया है। अच्छा, ये वरुण सागर झील का नाम चेंज करा है। अच्छा, इसका पहले नाम क्या था, अगर आप चेंज करा है तो जो इसका पहले नाम था, देखो, पहले जो इसका नाम था, पहले नाम था इसका फॉय सागर। क्या था इसका नाम, था फॉय सागर। फॉय सागर,
फॉय सागर मतलब कहीं ना कहीं जो फॉय सागर नाम था ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश की देन था, यानी कि ये जो नाम था ये नाम था आपका ब्रिटिश के द्वारा दिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ब्रिटिश की जो मानसिकता थी इसमें झलकती थी, तो ब्रिटिश की मानसिकता को खत्म करने के लिए इसका नाम वरुण सागर रखा। मैम कुछ और भी तो नाम रख सकते थे, सिर्फ वरुण सागर ही क्यों रखा है इस झील का नाम? क्योंकि देखो ये जो राजस्थान में झील बनाई गई थी, फॉय सागर जो बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को जैसे पानी का जैसे गर्मियों में पानी नहीं होता था, तो उस मानव निर्मित झील है ये, और उस झील में जो है फॉय सागर में जो है लोगों को पानी उपलब्ध हो जाता था, अकाल जो है उससे कहीं ना कहीं राहत मिल जाती थी। और ये किसके लिए? ये पानी का एक सोर्स थी, और पानी का सोर्स वही वेदों में हमने किसको बोला है? तो आप कहोगे वरुण को। पानी का देवता कौन है? वरुण। इसीलिए इस झील का नाम वरुण सागर झील रखा गया है। ठीक है, चलिए। तो ये जो है अब बनाई कब गई थी, अगर मैं बात करूं कि ये झील कब बनाई गई थी, ये 1892 के टाइम पर बनाई गई थी, 1892 में बनाई गई थी। ठीक है, अकाल में राहत के लिए बनाई गई थी, और अब इसका नाम जो है वरुण सागर हो चुका है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे एक मेमोरियल भी है जिसका नाम चेंज हुआ है राजस्थान में, एक नोट पॉइंट डालेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, हाँ देखो, राजस्थान में एक क्या बोलते हैं, एडवर्ड मेमोरियल है। ठीक है, एडवर्ड मेमोरियल की बात करूं तो ये है एक एडवर्ड मेमोरियल। इस एडवर्ड मेमोरियल का भी जो नाम है ये चेंज हो गया है। एडवर्ड मेमोरियल नाम की जगह यहाँ पे एक दूसरा नाम आया है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्राम गृह। ठीक है, ये नाम रखा है इसका। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्राम गृह की बात करूं तो ये नाम रखा है एडवर्ड मेमोरियल हॉल का। ठीक है, और ये भी कहाँ पे हो जाएगा? ये भी आपका राजस्थान में हो जाएगा। दोनों का नाम चेंज करा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वरुण सागर का भी और एडवर्ड मेमोरियल गृह का भी। तो यहाँ पे देखो, ये है आपका फॉय सागर, और फॉय सागर का नाम क्या हो चुका है? वरुण सागर इसका नाम जो है हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? चलिए, ये राजा भलिंद्र सिंह जो ट्रॉफी है ये गुजरात को दी गई है, महाराष्ट्र को, या सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को, या फिर उत्तर प्रदेश को? अगर इसकी बात करें, इसका सही आंसर होगा देखो ऑप्शन सी, यानी कि जो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी है ये दी गई है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। है क्या? अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि नेशनल गेम हुए थे हमारे, यानी कि अगर बात करें कि जो हमारे नेशनल गेम हुए थे, और नेशनल गेम हुए थे 38 नंबर के, 2025 की बात करें तो ये जो है नेशनल गेम हमारे 38वें हुए हैं, यानी कि 38 नंबर के हुए हैं नेशनल गेम। ठीक है, अच्छा हुए कहाँ पर हैं ये? तो भाई ये हुए हैं आपके उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के भी जो 12 शहर हैं, इन 12 शहरों में ये नेशनल गेम हुए हैं। ठीक है, अगर इनकी स्टार्टिंग की बात करूँ तो जो इनको स्टार्ट करा है ये करा है देहरादून ने। ठीक है, देहरादून में इसको शुरू करा है। और अगर इनकी लास्ट की बात करूँ तो जो ये लास्ट हुए हैं, ये लास्ट हुए हैं हल्द्वानी में। अब हल्द्वानी देखो, देहरादून भी उत्तराखंड का ही एक राजधानी है, लेकिन मैं शहर गिनूंगी कि देहरादून का ही शहर हो जाएगा, और हल्द्वानी भी जो है बल्कि तहसील, लेकिन मैं कहूँगी कि ये भी उत्तराखंड जो है उत्तराखंड का ही एक शहर है, हल्द्वानी भी और देहरादून भी। ठीक है, चलिए अब बात करूं, अच्छा इसका अगर बात करूं कि जो इसकी मशाल जो थी, जो नेशनल गेम है इनकी मशाल, ये आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो मशाल कौन थी? तेजस्वनी। ठीक है, तेजस्वनी की बात करूं तो ये मशाल थी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इसका शुभंकर, आपसे पूछेगा नेशनल 38वें नेशनल गेम का शुभंकर कौन है? अगर इनकी शुभंकर की बात करूं तो जो उत्तराखंड के जंगलों में ही पाया जाता है, मौली, है ना, तो मौली भाई इसका शुभंकर रहा है। ठीक है, अब इन गेम्स के जो टॉप रहे हैं अगर इनकी बात करूं, ठीक है, तो ये है राजा भलिंद्र शाह ट्रॉफी दी गई है, और ये जो दी गई इस गेम में सर्विसेज जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है इसको दी गई है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पर है। और यहाँ पे अगर सेकंड नंबर की बात करूँ तो ये फर्स्ट नंबर पे आया, जो सेकंड नंबर पर आया है वो आया है महाराष्ट्र, इसको दी। ठीक है, ये है सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में महिला प्रीमियम लीग का तीसरा सीजन जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? अच्छा, मैंने आपको बताया था महिला प्रीमियम लीग का, है ना, महिला हॉकी टीम, या मैं कहूँ कि जो महिला हॉकी है
एक किसने शुरू किया है अभी, तो ये कहाँ शुरू हुआ है, बिहार में, है ना। हाँ, अब हाल ही में जो महिला प्रीमियम लीग है इसका जो 3rd सीजन है कहाँ शुरू हुआ है, बड़ोदरा में, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु। चलिए देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो वुमेन प्राइमरी लीग की बात करूँ, तो वुमेन प्राइमरी लीग जो है ये कहाँ पे शुरू हुई है, अगर महिला प्रीमियम लीग की बात करी जाए तो ये जो शुरू हुई है, अगर बात करें कि ये शुरू कहाँ पर हुई है, ये शुरू हुई है आपकी गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर, गुजरात में इसको शुरू किया गया है। चलिए अब दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, गुजरात, बड़ोदरा कह सकते हैं, गुजरात बड़ोदरा में इसको शुरू किया है। अच्छा, ये जो है कब से कब तक होगी, तो पहली बात तो ये आती है कि भाई इसका ये कौन सा संस्करण है, कौन सा संस्करण हो जाएगा इसका, तो ये होगा इसका 3rd संस्करण। कब से कब तक होने वाली है ये, अगर बात करें कि भाई कब से कब तक चलेगी, तो ये चलेगी आपकी 14 फरवरी स्टार्ट हुई है, 14 फेब से, और ये चलने वाली है आपकी 15 मार्च तक, ठीक है। कब तक चलेगी, 15 मार्च तक चलेगी 2025 में, है ना। चलिए अब यहाँ पे इसकी बात करूँ तो भाई ये जो है अगर देखा जाए यहाँ पे जो आपकी महिला प्रीमियम लीग है, अगर इसकी बात करूं तो महिला प्रीमियम लीग की ये आपका कहाँ कहाँ होगी अगर पूछा जाए, देखो एक तो बड़ोदरा से तो शुरू हुई है, वो पूछ रहा है कहाँ से प्रारंभ हुई है, बड़ोदरा से शुरू हुई, लेकिन होगी कहाँ कहाँ, तो चलो पहले तो बड़ोदरा गुजरात में ही होगी, है ना, बड़ोदरा, और कहाँ हो, लखनऊ में होगी, लखनऊ, और मुंबई में, और बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये इन 4 शहरों में होने वाली है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये शुरू हुई है बड़ोदरा गुजरात से, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6। हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायतों का हस्तांतरण की स्थिति, यानी कि लॉन्च हुआ है कि राज्यों में पंचायतों का हस्तांतरण की जो स्थिति है, ये रिपोर्ट में जो टॉप स्थान मिला है किस राज्य को मिला है, तो भाई राज्यों में पंचायतों के हस्तांतरण की टॉप स्थिति किस राज्य की रही है, कौन सा राज्य की रही है, तमिलनाडु की रही है, केरल की, महाराष्ट्र की, या फिर कर्नाटक की, कौन से राज्य की रही है। चलिए इस सवाल पे बात करते हैं। भाई इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक, ठीक है। अगर बात करें कि पंचायतों में या राज्यों में पंचायतों का हस्तांतरण, एक रिपोर्ट दी गई है, ठीक है। पहली बात तो ये जो रिपोर्ट दी है, यहाँ पे बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट दी है, ये रिपोर्ट दी किसने है, रिपोर्ट दी है नई दिल्ली, ठीक है। ये रिपोर्ट नई दिल्ली ने दी है। अब इसमें जो टॉप राज्य है अगर इसकी बात करूं तो टॉप राज्य कौन सा हो जाएगा, यानी कि पहले नंबर पर जो आने वाला राज्य है नंबर 1 रैंक में, फर्स्ट नंबर पर जो राज्य आया है ये आया है आपका कर्नाटक, और रैंक में जो दूसरे नंबर पर राज्य आया है वो आया है तमिलनाडु, ठीक है। इनकी पंचायतें बहुत अच्छी हैं और पंचायतें हस्तांतरण करने की स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ यूपी की, तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान आया है वो आया है 5वां स्थान, ठीक है। चलिए तो सही बात करें यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, टॉप में रहा है आपका कर्नाटक, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, यह होगा आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी क्या है, साब, तो स्वीडिश की एक कंपनी है, डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है साब। इसने जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेज़र वार्निंग सिस्टम जो है, जिस वार्निंग सिस्टम 310, ये किसके साथ समझौता किया है, ये डीआरडीओ के साथ समझौता किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ में, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ में। देखो स्वीडिश की एक कंपनी है, जो स्वीडन है, इस स्वीडन की ना एक कंपनी है जिसका नाम है, ये स्वीडन की एक डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है साब। इस कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पे एक, मैं कहूँ कि एक सिस्टम बनाया गया है ना। इस कंपनी ने, स्वीडन की साब कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, और वारफेयर है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक है और जो वारफेयर है और जो लेज़र का इस्तेमाल करेगा और वार्निंग सिस्टम है, या और इसका नाम है 310।
यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम। अगर आप इसका नाम पढ़ रहे हो ना आराम से तो तुम्हें समझ आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक तो है, वारफेयर है, और लेजर का प्रयोग करेगा और वार्निंग दे देगा। ठीक है, तो ये सिस्टम बनाया है जिसका नाम है 310। ठीक है, ये जो स्वीडिश की जो डिफेंस कंपनी है, अगर अभी आपने इस साब कंपनी के बारे में ही सुना होगा कि इस डिफेंस कंपनी की बात करें 100% एफडीआई इसको दिया था, है ना। विदेशी कंपनी थी जिसको भारत ने 100% एफडीआई देने की अनुमति दी थी, है ना। तो इसको जो है मतलब इसके साथ में जो है समझौता जो किया है, इसके साथ में समझौता किया है ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी है लिमिटेड, इसने ही जो है यहाँ पे, हाँ, इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने जो है इसके साथ समझौता किया है कि हम भाई इसके साथ काम करेंगे। दूसरी चीज़ है क्या, देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी जो है, अगर इसकी बात करूँ, जो 14 महारत्नों में शामिल है। ठीक है, ये कंपनी। दूसरी बात अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या करेगा, यानी कि जो ये आपका वारफेयर लेज़र वार्निंग सिस्टम है, मान लिया जाए एक ऐसा लेज़र सिस्टम है जैसे कोई भी लड़ाकू विमान है, इस लड़ाकू विमान को देखेगा और ट्रैक करेगा, यानी कि उसके साथ में जो है अपने लेज़र से, इसका लेज़र से प्रयोग करके कोई भी लड़ाकू विमान जा रहा है तो उसकी वार्निंग दे देगा, है ना। तो ये कैसा है, हमारा वार्निंग सिस्टम है। ठीक है, चलो अगला सवाल है सवाल नंबर 8। हाल ही में जोथम नापत, क्या नाम है, जोथम नापत, ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं, या वामनुअतु के बने हैं, या बेलारूस के बने हैं, या फिर यहाँ पे वेनेजुएला के बने हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे इस सवाल को लेकर के। हाँ देखो, यहाँ पे जो जोथम नापत है, ये हैं हमारे जोथम नापत। जोथम नापत की मैं बात करूँ तो जो जोथम नापत हैं ये बने हैं प्रधानमंत्री, और ये प्रधानमंत्री बने हैं आपके वानुअतु देश के। ठीक है, एक देश है वानुअतु, इस वानुअतु देश के जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी बात, वानुअतु देश की बात करूं तो इसकी जो राजधानी होगी, इसकी राजधानी कहाँ होगी, इसकी राजधानी होगी पोर्ट विला। ठीक है, पोर्ट विला इसकी कैपिटल होगी। और ये होगा कहाँ, इसकी लोकेशन की बात करूँ तो एक तरफ है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक तरफ है आपका ऑस्ट्रेलिया, और एक तरफ है यहाँ पे है वानुअतु, और यहाँ पे है आपका फिजी देश। तो यानी कि फिजी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आप देखेंगे वानुअतु कंट्री पड़ता है। होगा कहाँ, तो ये होगा आपका प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में हो जाएगा। चलिए, तो अच्छा एक बात बताओ, इस वानुअतु जो देश है, ये वानुअतु, इस वानुअतु देश का मतलब क्या होता है? यानी कि इसका मतलब होता है हमेशा के लिए हमारी भूमि, है ना। चलिए, इसका मतलब होता है, और ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसकी राजधानी जी पोर्ट विला। ठीक है, चलिए ये हैं वानुअतु के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 9 पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में आयोजित, क्या है, यह है सामवेद, यानी कि वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल, इस कार्यक्रम को संबोधित किया है। ये थाईलैंड में संबोधित किया है, सिंगापुर में, श्रीलंका में, या फिर जापान में। चलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सामवेद की। अगर इस सामवेद की बात करूं तो ये है क्या चीज़, ये है एक वैश्विक बौद्ध हिंदू पहल है। ठीक है क्या चीज़, ये है एक वैश्विक बौद्ध हिंदू पहल, या वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करूँ मैं इसकी कि ये जो है, ये कार्यक्रम जो है कहाँ पे संबोधित किया गया है, किस देश में मोदी जी ने इसको संबोधित किया है, तो पहली बात है कि ये जो है किस देश में संबोधित की गई है। तो पहली बात तो किस देश में संबोधित की गई है, ये संबोधित की गई है थाईलैंड में। ठीक है, थाईलैंड के भी कहाँ पर, तो जो थाईलैंड की कैपिटल हो जाएगी बैंकॉक, यहाँ पे। ठीक है, बैंकॉक में इसको संबोधित किया। भाई करा किसने है इसको संबोधित, तो भाई भारत के प्रधानमंत्री गए थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए थे मोदी जी, इनके द्वारा भाई इसको संबोधित किया गया था। ठीक है, चलिए तो भाई प्रधानमंत्री ने करा कब था, तो आप सबको पता होगा ब्लैक डे वाले दिन, या मैं कहूँ कि वैलेंटाइन डे, यानी कि 14 फरवरी को।
क्योंकि जितने भी आजकल जितने भी देखो हमारे अभ्यास होते हैं वो ये पूछता है कि कहाँ पर किया गया है, या ये पूछता है कि कब किया गया था, है ना। ये नहीं पूछता कि इन दो देशों के बीच में चीज़ें हुई हैं, ठीक है। डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मोदी जी ने इसको संबोधित किया है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और कब किया है ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात है कि भाई इस पहल का ये जो है कौन सा क्रम हो जाएगा, ये भाई ये भी पूछता है कि किस क्रम की होने वाली है, या वो ये भी पूछता है कि ये जो है इसका कौन सा संस्करण होना है ना। तो किस क्रम की होगी, तो भैया ये 4th नंबर की होने वाली है, ठीक है। यानी कि इसका क्रम कौन सा हो जाएगा, 4th क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपकी हो जाएगी बैंकॉक में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन थाईलैंड, बैंकॉक, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो, जैसे भी आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं मैं सारे के सारे बता देती हूँ आपको, बाकी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री जी महोदया। चलिए, अगला और आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 10 की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MAGA यानी कि मागा और MIGA मीगा, मागा मेगा कहूँ या मीगा, ठीक है, ये स्पेलिंग याद रखनी है, MAGA और MIGA। इसकी एक नई अवधारणा कहाँ पर शुरू की है मोदी जी? आपको पता है जहाँ भी जाते हैं कहीं हर जगह इंडिया की छाप छोड़ के तो आते हैं। तो भाई मोदी जी इसी तरीके से गए थे USA, है ना। तो चलिए ये बताओ, USA में है, इटली में है, फ्रांस में है, ब्रिटेन में। चलो इधर आओ, एक है यहाँ पे मेगा और एक है MIGA, ठीक है, दो चीज़ें हैं ये। सबसे पहले अगर मैं इनकी बात करूं, जो मेगा और मेगा हैं, अगर इन दोनों की बात करी जाए तो जो ये आपको A दिख रहा है ना, ये दिख रहा है अमेरिका का, और जो ये I दिख रहा है ये दिख रहा है इंडिया का। ये कहाँ का है? ये है USA और ये हो जाएगा इंडिया, ठीक है। तो USA के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? अगर USA की बात करूं तो भाई USA के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ट्रंप जी, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। और ये 47 नंबर के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, 47 नंबर के, रिपब्लिक पार्टी से संबंध रखते हैं। और इंडिया की तरफ से कौन हो जाएंगे? तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं नरेंद्र मोदी। दोनों ने मिलकर के बात करी, मोदी जी ने और जो ट्रंप भाई साहब हैं इन दोनों ने मिलकर के बात करी, ठीक है, इंडिया ने और USA ने, दोनों ने मिलकर के एक अवधारणा शुरू करी है। तो इन्होंने कहा कि भाई भारत में यहाँ पे है कि जो इंडिया है, इंडिया ने कहा कि भारत को फिर से महान बनाना है, भारत को फिर से महान बनाना है। और USA ने कि भैया जो USA है इसको जो है USA को भी फिर से महान बनाना है, ठीक है। यानी कि दोनों कंट्री को महान बनाने के लिए पहल दोनों ने मिलकर के शुरू करी है, ठीक है। एक तरफ है ट्रंप जी और एक तरफ है मोदी जी, ठीक है। किसके तहत बनाएंगे भाई? क्या टैग लाइन रखी है इन्होंने? तो जी टैग लाइन जो रखी है इन्होंने, टैग लाइन रखी है मेक इन इंडिया वाली, ठीक है, सॉरी, मेक इंडिया, ठीक है, और ग्रेट इंडिया, मेक इंडिया एंड ग्रेट इंडिया इसकी पहल रही है। ये दोनों चीज़ें मेक इंडिया, ग्रेट इंडिया, और किन दोनों के बीच में है, ठीक है, और कौन कौन उनके अध्यक्ष होंगे, किन किन के बीच में ये एग्रीमेंट रहा है, ये दोनों चीज़ें आप देख लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा USA, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी किससे बातचीत कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी टॉक ऑन मेकिंग और मेगा एंड पीस ट्रीज यूज, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर के बातचीत करी है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम कल के क्लास में देखेंगे। और बाकी PDF के लिए मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम चैनल है, और जो स्टूडेंट्स पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी आपके लिए चीज़ें इम्प्रूव की जा रही हैं और आप मुझे कमेंट में भी बताया करो, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें आपको और चाहिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।